मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी को, हेनरी लॉ को और वेपर प्रेशर को। आज की क्लास में सॉल्युबिलिटी को, हेनरी लॉ को, वेपर प्रेशर को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझेंगे, बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे ताकि नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे ना बने। और भाई आज की क्लास में बहुत ही बेसिक से कराऊंगा कि कोई भी बच्चा इस क्लास को देख करके चीजों को समझ पाएगा। और भैया आज की क्लास देखने के बाद तुम एक मास्टर बन जाओगे इन सभी टॉपिक्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। पहला टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अब जैसे मान लो गर्मी का टाइम चल रहा है भाई, है ना, मैं तुमसे कहूँ यार मुझे प्यास बहुत लगी है, तुम पानी लेकर के आओगे। सर जी को पास लगी है मतलब प्यास लगी है। अब तुम पानी लेकर के आए मेरे पास, मैंने कहा यार मैं ऐसे पानी नहीं पीऊंगा, इसमें तुम चीनी डालो। तो तुम क्या करोगे? अच्छा सर चीनी, एक काम करता हूँ चीनी डालता हूँ। अब एक कॉमन सेंस के अनुसार से एक गिलास पानी है तो तुमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, मुझे दिया। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, तुम 2 चम्मच चीनी और डालो, तुमने 4 डाल दिया। अब मैं कह रहा हूं इसमें 10 चम्मच चीनी डालो, 10 डाल दिया। मैंने कहा 100 चम्मच चीनी डालो। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि मैं कहता जाऊंगा और तुम चीनी उस पानी में डालते जाओगे। इट इज नॉट राइट भाई। कोई एक सॉल्वेंट, जैसे पानी को मैं केमिस्ट्री में सॉल्वेंट बोलूंगा, एक कोई सॉल्वेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। भाई एक गिलास पानी है तो कितना चीनी तुम डाल दो? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल? नहीं भाई, एक कोई लिमिट तो होगी ना। हाँ, तो भैया ऐसे कोई भी सॉल्वेंट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, वही उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक गिवन सॉल्वेंट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी कितना चीनी को डिसॉल्व कर सकता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट कितना चीनी एक पानी डिसॉल्व कर सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। यानी सॉल्युबिलिटी और कुछ नहीं है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute that can be dissolved in a given quantity of solvent। एक given quantity of solvent में कितना maximum amount of solute dissolve कर सकते हो, ये होती है solubility। याद रखना याद रखना याद रखना भाई साहब। इस कांड, जब ये कांड कर रहे हो ना बेटा, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफिक रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम चीनी डालते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उस केस की बात नहीं कर रहा हूं। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है भैया, तो एक गिवन सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना तुम डिसॉल्व कर पा रहे हो, वो है सॉल्युबिलिटी। पक्की बात है भाई? हाँ। अब देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। मतलब सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट होती है, जैसे तुम अफेक्ट होते हो, है ना, तुम्हारे दोस्त तुमसे सही से बात ना करें, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डांट दें, अफेक्ट हो जाते हो ना। वैसे ही बेटा जो सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब जब भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी किन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक बात बताओ, नमक लिया, जी सर, उसको पानी में तुमने डाला, ओके सर, तो बेटा क्या हो गया? ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल है। अब तुमने नेफ्थलीन को पानी में डाल दिया तो वो तो सॉल्युबल नहीं होगा ना। मतलब जरूरी नहीं है तुम पत्थर को डाल दो तुम कहो कि ये सॉल्युबल है पानी में, मतलब जरूरी नहीं है कि सारी चीज पानी में सॉल्युबल हो। यानी अगर हम कभी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्युबल ही हो, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए। तुमने प्लास्टिक को पानी में डाल दिया, अब क्या वो प्लास्टिक पानी में सॉल्युबल है? नहीं। तो बेटा हर चीज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो ही। क्यों नहीं जरूरी है सर? इसके पीछे एक रीजन है, एक लॉ है बेटा सॉल्युबिलिटी का, कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। मतलब अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए। इसी वजह से कहा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक। तुम देखो बेटा जो सॉल्यूट है, अगर मान लो वो है नमक NaCl, तो बेटा ये भी पोलर है। और H2O जो है बेटा ये भी पोलर है। इसको तोड़ोगे तो H+ में और OH- में टूट जाएगा, इसको तोड़ोगे तो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। मतलब जो चीज पोलर है वो पोलर में डिसॉल्व होगी, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक लाए उसको पानी में डाल दिए डिसॉल्व हो जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको ये कहना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होने का मतलब अगर सॉल्यूट हमारा पोलर है तो सॉल्वेंट को भी पोलर होना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि लाइक चीजें लाइक में डिसॉल्व होती हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तुमने दारू को पानी में डाला, डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों पोलर सॉल्यूट हैं। यानी कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो तो जरूरी नहीं कि सारे सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, वही सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जब उन दोनों का नेचर सेम होगा, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक।
पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब इसके बारे में बात आप आगे समझ पाओगे जब हम चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा है बेटा टेम्परेचर। जो सॉल्बिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे अफेक्ट करती है। टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉल्बिलिटी का। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अब इसमें हम दो केस पढ़ेंगे। मान लो हम सॉलिड सॉल्यूट है उसको डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, यानी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अगर मान लो कोई सॉलिड चीज है उसको लिक्विड में डिजॉल्व करना है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, है ना, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे बेटा, है ना, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो इस केस में आपकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी भाई? सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। भाई मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, इसमें तुमने 2 चम्मच चीनी डाला, पर तुम चाहते हो कि तुम 4 चम्मच चीनी डालो, 8-10 चम्मच चीनी डालो, तो तुम एक काम कर दो ना, इस पानी को तुम हीट करना स्टार्ट कर दो। जब तुम हीट करोगे ना, तुम देखोगे कि ज़्यादा सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर पाओगे। यानी टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो ना, तो किसी भी सॉलिड की सॉल्बिलिटी लिक्विड्स के अंदर बढ़ जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि जो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करा रहे हैं, तो अगर उस केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी भाई? सॉल्बिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। अगर आप सॉल्बिलिटी देख रहे हो गैसेस के लिक्विड में, सॉलिड के लिक्विड में देखोगे तो भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं बात कर दूं सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर हम गैसेस की सॉल्बिलिटी की बात करें लिक्विड में, तो भैया ऐसा नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्बिलिटी घट जाएगी। तो क्या होगा बेटा? सॉल्बिलिटी घट जाएगी। सर ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ ना सर। बिल्कुल बताऊंगा। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आप गर्मियों में तालाब के किनारे गए हो गांव के अंदर, या फिर आप गर्मियों के अंदर नदी के पास से होकर गुजरे हो, आपको एक स्मेल मिलती होगी, एक स्मेल आती होगी। वो स्मेल किसकी होती है? वो स्मेल होती है एक्वेटिक एनिमल्स की। यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं बेटा, जब बहुत गर्मी होती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। यानी वो जो ऑक्सीजन है ना, वो पानी में डिजॉल्व होती है, फिर वो जाती है उस एक्वेटिक एनिमल्स के पास, फिर वहाँ से गिल्स से वो लोग उस ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। यानी जब वो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होगा तभी वो ऑक्सीजन उनको मिल पाएगा एक्वेटिक एनिमल्स को। पर बेटा जब गर्मियों का टाइम आता है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो गैसेस की सॉल्बिलिटी पानी के अंदर कम हो जाती है, और इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं और उनकी हमको जो स्मेल होती है वो मिलती है। यानी कि गैसेस की सॉल्बिलिटी जो होती है बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घट जाएगी। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी आपकी घट जाएगी। आप इसको ऐसे भी देखो कि आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है, खैर इसको प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं। आज जब उसको खोलो तो खोलते हो तो क्या होता है? पहली बात तो क्या होता है, टेम्परेचर भी आपका बेटा ज़्यादा होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो गैसेस जो होती हैं बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। यानी कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आपने गैसेस को लिक्विड में डिजॉल्व कराया है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगी। बोलो पक्की बात? जी मास्टर साहब। अब बात करते हैं प्रेशर की, कि प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, इसको देखेंगे। पहले पानी पी लूं फिर पढ़ाऊंगा। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो प्रेशर बहुत जरूरी चीज है जीवन में। जब हमको प्रेशर मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब मेरे जीवन में ज़्यादा प्रेशर आता है तो मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मान लो कि हम लोग के टाइम पे क्या होता था, जब एग्ज़ाम होता था स्कूल का, तो मान लो 3 दिन बचे एग्ज़ाम को, तब हम लोग पढ़ने बैठते थे। अब 3 दिन बचा तो भी हम सोचते थे अच्छा भी तो 2 दिन है, 2 दिन है तो अच्छा भी 1 दिन है। अब एक रात में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करते थे भैया। कॉलेज के एग्जाम्स में भी सेम फंडा है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग की लाइफ में चलती है। जब प्रेशर होता है तो काम बढ़िया से होता है, तो भाई वही यहाँ पे भी होता है। वैसे देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी मैं 2 केस में पढ़ूंगा। केस 1, सर जी आप केस बहुत पढ़ाती हो, आपके लाइफ में केस बहुत चल रहा है क्या? तो भाई ध्यान से देखो, पहली केस की बात करते हैं। मान लो तुमने कोई लिक्विड लिया, क्या लिया? लिक्विडवा लिया, ठीक है सर। एक कंटेनर लिया और इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया। अब बेटा अगर मैं इसमें कोई सॉलिड डालूं, क्या डालूं? कोई सॉलिड चीज़, कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे नमक NaCl डाल दिया, किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो बेटा अगर मैं प्रेशर को घटाऊं बढ़ाऊं
तो नमक और पानी के सॉल्बिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, नमक की जगह पे कोई भी सॉलिड हो, है ना, NaCl की जगह पे कोई भी सॉलिड चीज़ हो, और अगर हम लिक्विड में उसको डाल रहे हैं तो हम प्रेशर को कितना भी घटा बढ़ा लें, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मतलब लिक्विड डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ प्रेशर, है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर when solid is dissolved in liquid is almost zero, मतलब इसकी सॉल्बिलिटी पे कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी सॉल्बिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, प्रेशर के बढ़ने घटने से सॉलिड की सॉल्बिलिटी लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो सॉल्बिलिटी होती है, सॉल्बिलिटी नोट डाल करके मैं इसको लिखूंगा, NOT नोट कर लो भैया, कि जो सॉल्बिलिटी है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के, है ना बेटा। प्रेशर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेशर को हम घटाएं बढ़ाएंगे तो सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। ये तो हमारा केस 1 है, लेकिन बेटा अगर हम गैसेस को डिसॉल्व कराएं लिक्विड में तो क्या होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हेनरी लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? हेनरी साहब का लॉ है। अब देखो इसका नाम क्या है बे, इसका नाम है हेनरी लॉ। कितना तगड़ा नाम है, तुम सोचो कितना प्यारा नाम है इसका, हेनरी साहब, हेनरी हेनरी नाम है इसका। अब भाई हेनरी लॉ को देखो, तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। ये क्या कहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो ये कंटेनर है, क्या है भाई? कंटेनर है। अब यहां भी मान लो लिक्विड भरी हुई है, इसमें कोई लिक्विडवा है, जी सर, ये मान लिया हमारा कोई लिक्विड है, ओके सर। अब अगर ये लिक्विड है तो हेनरी लॉ कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और at constant temperature the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid। ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, यानी जो भी गैस प्रेजेंट है इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उस गैस का जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो उतना ज़्यादा डिसॉल्व होगी इस लिक्विड में। यानी जो गैसेस हैं इसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर, अगर इनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। और बेटा यानी इनका कहना था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। और यहाँ पे जो सॉल्बिलिटी होती है बेटा उसको मोल फ्रैक्शन से दिखाते हैं, काईएस मतलब सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं भाई साहब हेनरी लॉ, कि गैसेस के लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितनी ज़्यादा गैसेस की पार्शियल प्रेशर होगी, जितना ज़्यादा गैसेस प्रेशर लगाएंगे उस लिक्विड की सरफेस पे, यानी एक पार्टिकुलर गैसेस का, है ना, अगर मान लो ये लिक्विड की सरफेस है तो वो गैस, जिस भी गैस का जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी को काईएस से दिखाते हैं बेटा। काईएस का मतलब क्या होता है? काईएस का मतलब होता है सॉल्बिलिटी। काईएस का मतलब क्या होता है? सॉल्बिलिटी। तो यानी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा सॉल्बिलिटी रहेगी। अब बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KH। क्या आता है बेटा? KH। यहाँ पे जो KH है ना, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? KH को बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? हेनरी कांस्टेंट। तो आपसे मान लो कि पूछे कि हेनरी लॉ क्या होता है, तो बोलो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस का उतनी ज़्यादा वो गैस सॉल्युबल होगी। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। अब बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे KH आएगा, तो P इक्वल टू KH इंटू काईएस। काईएस मतलब सॉल्बिलिटी। KH को क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी कांस्टेंट। और ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये डिपेंड्स अपॉन गैसेस। इसकी जो वैल्यू होती है, KH की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, यानी ये जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन गैसेस, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड्स अपॉन गैसेस। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये गैसेस पे डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कहूँ तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ आपसे ये कहता है, हेनरी लॉ आपसे ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
सॉल्बिलिटी आप जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतनी ज़्यादा सॉल्बिलिटी होगी। अब बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा KH इंटू एक्स, है ना बेटा। अब यहाँ पे जो KH है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, यानी सॉल्बिलिटी पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई सॉल्बिलिटी। अब बेटा एक काम करो, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी ना, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन को बढ़ाऊं यानी सॉल्बिलिटी को बढ़ाना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि KH का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्बिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, यानी ये जो KH है ये क्या है बेटा, ये हर गैसेस के लिए अलग अलग है। मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो अपने आप सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, यानी KH की वैल्यू जो है ये केवल गैसेस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन गैस, डिपेंड अपॉन गैस। आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्बिलिटी के, KS मतलब सॉल्बिलिटी के, यानी अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, अगर KH की वैल्यू बेटा ज़्यादा है तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी कम होगी कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी मतलब KS। तो अगर मैं KH की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो सॉल्बिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात लर्न करके रखना है बेटा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात लर्न करके रखना है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको कराऊंगा भी। तो आपने ये देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्बिलिटी, यहाँ पे P इक्वल टू KHS हो जाएगा बेटा, है ना। अब बेटा यहाँ पे KH का फार्मूला पूछूं तो हो जाएगा P अपान सॉल्बिलिटी, यानी प्रेशर जो होता है यानी KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, सॉल्बिलिटी के, ठीक है। अब आपको एक बात ये याद रखनी है, और दूसरी बात बेटा KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप ये दो बात याद रख लो तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लो मैं आपको बहुत सारी गैसेस दे दूं, मैं आपको बहुत सारी गैसेस दे दूं। अच्छा एक बात बताओ मुझको आप, ये तो मोल फ्रैक्शन है, KH का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये बताओ भैया मालिक मुझको एक बात बताओ, बुरा मत मानना भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं KH का फार्मूला क्या है तो तुम बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सॉल्बिलिटी। बेटा ये जो सॉल्बिलिटी है ना इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी तो नो यूनिट, तो यानी यूनिट किसकी होती है, यूनिट होती है प्रेशर की। तो आपको ये बात नोट डाल करके याद रखना है कि जो KH की यूनिट होगी हेनरी कांस्टेंट की, वो वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है। तो यानी कि द यूनिट ऑफ KH मतलब हेनरी कांस्टेंट इज सेम एज प्रेशर, यानी KH की जो यूनिट होगी वो सेम होगी प्रेशर की यूनिट से, क्योंकि बेटा KH बराबर होता है P अपान KS की कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। KS मतलब सॉल्बिलिटी को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से दिखाते हैं। पक्की बात है, क्या चीज़, ठीक है, समझ में आ गया बात। हाँ तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब भाई कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीधा उस पर हम सवाल करेंगे, जैसे मान लो आपको KH की वैल्यू दी गई है, दी हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ 3 गैसेस ABC इन वाटर आर। पहली KH की वैल्यू दी गई है, A गैस की KH की जो वैल्यू है वो दी गई है 145, B गैस की जो KH की वैल्यू गिवन है वो गिवन है बेटा 2 × 10⁵। थर्ड गैस जो C है उसकी KH की वैल्यू है 35 किलोबार मतलब समझते हो, ये सब बार में ही है, ये सब बार में, यानी प्रेशर की ही इनकी यूनिट है। और यहाँ पे 35 किलोबार, तो अगर मैं इसको बार में कन्वर्ट करूँ तो 35 × 10⁵ बार है ना। अब कैसे डिसाइड करेंगे, हमसे क्या पूछा है, दी हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ दिस फिगर ऑफ दिस वैल्यू ABC जितनी है उनकी KH की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा है सॉल्बिलिटी ऑफ 3 गैस, यानी किसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि जो सॉल्बिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, यानी हेनरी कांस्टेंट के। तो एक बात बताओ बेटा मुझको, आप मुझे एक बात बताओ, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉल्बिलिटी कम होगी। अब देखो KH की वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा B वाले में है, फिर किस में है, फिर C में है, फिर है A में, मतलब B की सबसे ज़्यादा है KH की वैल्यू, उसके बाद C, उससे कम और उससे कम है A की, यानी A से ज़्यादा C की है, फिर B की KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखो 35 2 × 10⁵ बार है, इसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है,
उसके बाद ये फिर ये, यानी इसकी केएच की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है, तो सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सॉल्बिलिटी होगी ए की, क्योंकि ये सबसे इसकी कम है, फिर सी की, फिर बी की, है ना बेटा। तो ए सी बी, यानी कि बी के यहाँ पे हो जाएगा ए सी बी। ऑप्शन नंबर 3 यह हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जिसकी केएच की वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, पक्की बात है। हाँ, अब ये देखो केएच की वैल्यू आपसे गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ सॉल्बिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बता देना, पक्की बात है भाई। अब आते हैं कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, कि जो हेनरी लॉ है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ आपको हेनरी लॉ को नहीं लगाना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको इसे मतलब इसको याद रखना है कि कब हमें हेनरी लॉ को नहीं लगाना है। ये बात भाई बहुत जानना जरूरी है। हेनरी लॉ को हम तब नहीं लगाते हैं जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, तब हम हेनरी लॉ को नहीं लगाते हैं। ये बच्चे भूल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हेनरी लॉ कब नहीं लगाना है, हेनरी लॉ कब नहीं लगाना है, यानी जो आपने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू KS, ये बेटा कब नहीं लगाना है? जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, तब ये लॉ नहीं लगता है, तब ये लॉ नहीं लगता है। ओके भाई, पक्की बात है ना? जी सर पक्की बात है। दूसरा, इट इज अप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल गैस। ऐसा नहीं, जो गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है बेटा, वो उनको तो पार्शियल प्रेशर की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप सॉल्युबल हो जाएंगी, है ना। जो गैसेस लेस सॉल्युबल हैं उसी पे हम क्या लगाते हैं, उसी पे हेनरी लॉ लगाते हैं। भाई कोई गैसेस बहुत सॉल्युबल है तो गई लिक्विड में तुरंत डिजॉल्व हो गई, तुरंत सॉल्युबल हो गई, लेकिन जो गैस लेस सॉल्युबल है तो जितनी ज़्यादा उनकी पार्शियल प्रेशर होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, यानी हेनरी लॉ हम उस पर लगाएंगे जब गैसेस लेस सॉल्युबल हो। फिर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द गैस बिहेव आइडली। अगर हम गैसेस का टेम्परेचर बेटा लो कर दें और प्रेशर हाई कर दें तो जो गैस होती है वो आइडियली बिहेव करने लगती हैं और ये लेस सॉल्युबल हो जाती हैं लिक्विड के अंदर। तो मतलब अगर टेम्परेचर को कम कर दें, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो गैस आइडियली बिहेव करने लगती हैं और ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाती है ना। तो इस केस में हेनरी लॉ को आपको नहीं लगाना है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेनरी लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन गैसेस केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। ये भी बात याद रखनी है कि हेनरी लॉ तभी लगानी है जो गैसेस है ना वो नॉन रिएक्टिव हो, वो रिएक्ट ना करें, है ना। जैसे मान लो आपने अमोनिया को पानी में डाल दिया तो अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे हेनरी लॉ नहीं लगेगा। हेनरी लॉ वहाँ लगाना है जब जो गैसेस हैं वो केमिकली कोई रिएक्शन ना दिखाएं लिक्विड सॉल्वेंट के साथ। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वो गैसें लिक्विड के सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएंगी तो वहाँ पे आपको हेनरी लॉ नहीं लगाना है। हेनरी लॉ जो हम पढ़े हैं ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी, वो बेटा तभी लगाना है जब गैसेस नॉन रिएक्टिव हो, गैस रिएक्ट ना करे, उसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो। दूसरा, जब हमारा सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो, तब इन चीज़ों को नहीं लगाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है हेनरी लॉ का? जितने भी कार्बोनेट बेवरेजेस देखते हो जिसमें CO2 वगैरह होते हैं, जैसे कि बॉटल्स को बहुत ही हाई प्रेशर पे सील किया जाता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से सील किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजॉल्व रहे। लेकिन जैसे आप उसकी सील तोड़ते हो आप देखते हो कि प्रेशर जो होता है बेटा वो कम होने लगता है। भाई ढक्कन खोलोगे तो प्रेशर कम होगा और जैसे ही प्रेशर कम होता है जितनी गैसेस होती हैं बाहर निकलने लगती हैं। इस बात से क्या प्रूफ होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। आप प्रेशर कम करोगे गैसेस बाहर निकलेंगी, है ना। तो जो आप बॉटल खोलते हो तो जो CO2 बाहर निकलती है वो इसी वजह से निकलती है क्योंकि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और जब आप ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर घट जाता है। इसी वजह से जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर निकलने लगती हैं, ठीक है। तो जितनी भी कार्बोनेट बेवरेजेस होती हैं जिसमें CO2 को मिलाया जाता है उसको हाई प्रेशर पे मिलाया जाता है, ठीक है। ऑन ओपनिंग प्रेशर ड्रॉप्स एंड CO2 एस्केप मेकिंग दी ड्रिंकिंग फ्लैट्स। इसी वजह से कहा जाता है कि जब ठंडी हो जाए, जब आप खोल दो एक बार ढक्कन ठंडे की, उसके बाद उसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। स्कूबा डाइविंग, भाई बहुत लोगों का शौक होता है कि हम स्कूबा डाइविंग करेंगे, है ना। हम जाएंगे नदी के नीचे, समुद्र के नीचे कूद जाएंगे और खूब बढ़िया से स्कूबा डाइविंग करेंगे। लेकिन बेटा जब स्कूबा डाइविंग आप करने जाते हो, जब भी कभी आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो आपको ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, मतलब एयर सिलेंडर दिया जाता है, उसमें एयर भरी होती है। अब बेटा तुम्हें पता है ना कि एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट? 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तुम जरा सोचो, वैसे नॉर्मली जब हम एयर में रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो नाइट्रोजन की KH की वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। KH की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब हम बेटा उसको भर करके ना समुद्र के नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम एयर में रहते हैं तो ध्यान से सुनो,
एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है। तो हमारे यहाँ नाइट्रोजन की पार्शियल प्रेशर कम है तो एक कम डिजॉल्व होती है हमारे ब्लड में। लेकिन जब हम पानी के अंदर चले जाते हैं, समुद्र के अंदर चले जाते हैं, तो अभी भी हमने एयर ही तो ले गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो एयर है जो हम सिलेंडर में लेकर के गए हैं वो काफ़ी नीचे ले गए हैं। और जब नीचे ले जाते हैं तो पानी के नीचे जब हम जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, यानी पार्शियल प्रेशर अब बढ़ गया। तो अब जो नाइट्रोजन होगा वो बेटा हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। और इसी वजह से अगर ऐसा होता है ना तो इंसानों को बेंड हो जाता है, बेंडिंग होने लगती है, मतलब बहुत दिक्कत होने लगती है। तो जब भी कभी हाई प्रेशर अंडर वाटर जाते हैं तो नाइट्रोजन डिजॉल्व मोर इन ब्लड। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है नाइट्रोजन का, तो उसकी सॉल्बिलिटी भी क्या हो जाती है? सॉल्बिलिटी भी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम एयर में रहते हैं तो एयर में यहाँ पे प्रेशर कम है ना, पार्शियल प्रेशर कम है, तो नाइट्रोजन है तो 78%, बट वो डिजॉल्व नहीं हो पा रही क्योंकि पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। लेकिन पानी में जब हम जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ जाता है। अब जैसे ही पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है, और नाइट्रोजन एक बार हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी तो हमें बेंट्स हो जाएगा, है ना। बेंट्स बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, बहुत दिक्कत हो जाती है इंसानों को। तो इसी वजह से इस चीज़ को टैकल करने के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर भेजा जाता है। हीलियम गैस क्या कर देती है? नाइट्रोजन की जो पार्शियल प्रेशर है उसको कम कर देती है। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो गैस हमारे ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए, वैसे हो जाता है, अगर मान लो आप नॉर्मली स्कूबा डाइविंग करने जाओ और आप सिलेंडर ले जाओ, उसमें हीलियम ना भरा हो, तो आप जाओगे समुद्र के नीचे, अब वहाँ पे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बढ़ेगा आपको बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर भेजते हैं, यानी हीलियम डाला जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लर्न करके रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। ये सारी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अब ये भी नीट 2022 का सवाल है, इसको भी होमवर्क है। अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको समझना है। वेपर प्रेशर को कैसे समझेंगे, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक डायग्राम बनाता हूँ और इसकी हेल्प से आपको मैं समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे पास में ये एक कंटेनर है, लेकिन याद रखना जब भी कभी वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाई करते हैं, वेपर कब बनेगा? जब आपका कंटेनर क्लोज होगा तभी वेपर प्रेशर आएगा। तो याद रखना कि क्लोज कंटेनर को लेते हैं और इसके अंदर बेटा हम लिक्विड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लिक्विड। अब वो लिक्विड कोई से भी हो सकती है ना। मान लो इसके अंदर पानी भर दिया, ओके, पानी भर दिया, ये हमारा H2O है, ये क्या है बेटा? लिक्विड है, लिक्विड है। तो आप एक बात बताओ, इसके जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे बेटा, एक लिक्विड के, किसी भी लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इधर प्रेशर लगता है, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, तो ये पार्टिकल अनबैलेंस है। लेकिन जो बल्क में पार्टिकल रहता है, कोई भी पानी का मॉलिक्यूल जो बल्क में है उस पर वो बैलेंस स्टेट में रहता है, उस पर जो प्रेशर लगते हैं चारों तरफ से बराबर लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो नीचे के पार्टिकल होते हैं वो तो बैलेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे अगल बगल से बराबर प्रेशर लगता है तो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने का मतलब ये स्टेबल है, और जो चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो यानी जो पार्टिकल बल्क में है वो स्टेबल है, उस पर चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लग रहे हैं, इस वजह से वो बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस पे है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल नहीं है। देखो ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो ये बेटा जो पार्टिकल है ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड होने का मतलब क्या होता है? अनबैलेंस्ड होने का मतलब होता है ये अनस्टेबल है, और जो चीज़ अनस्टेबल होती है बेटा उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, अभी तुम गरीब हो अभी तुम गरीब हो, तो तुम अनस्टेबल हो, एनर्जी है तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे पढ़ लिख के बहुत बड़ा करना है। तो मान लो ऐसे कोई लिक्विड है तो उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो जो लिक्विड होती है उस पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं। तो बेटा अगर एक बंद चैम्बर है, अब एक काम करेंगे, जो अनबैलेंस्ड पार्टिकल है ना पानी का, ये बाहर निकल जाएगा, और ये जब बाहर निकल जाएगा तो इस वाल से टकराएगा। वाल से टकराने के बाद में वापस से जब ये बाहर निकला ना, तो कहने का मतलब क्या बना? ये पानी का मॉलिक्यूल जब बाहर निकला तो उसका मतलब इसका वेपर बना। क्या बना? ये वेपर बना। और ये जब एक बार वेपर बन गया तो ये इस वाल से टकराएगा, और टकराने के बाद ये वापस से इस पानी के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा, और इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे भाई? वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? वेपर प्रेशर क्या होता है? जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो अनबैलेंस्ड हैं, अनस्टेबल है, वो अपना वेपर बनाते हैं, और वेपर बनने के बाद वो जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो पानी से बाहर निकलने के बाद, वेपर बनने के बाद जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर।
क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये होती है आपकी वेपर प्रेशर। आज मैं एसी नहीं ऑन किया यार, मैं सोच रहा हूँ मुझे गर्म क्यों लग रही है। एक सेकेंड। ठीक है भाई, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड में एसी ऑन करता हूँ। मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, एक मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब बेटा इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में ये इस पानी के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, कुछ प्रेशर लगाएंगे, कुछ प्रेशर लगाएंगे। बेटा ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, इसे ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यानी कि जो वेपर्स जो लिक्विड के सरफेस में प्रेशर लगाते हैं उसे ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, पक्की बात है। अब बेटा जब ये वेपर प्रेशर, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वेपर प्रेशर किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, उसकी कंडीशन याद रखना। कंडीशन क्या है? वेपर प्रेशर कब हमें देखने को मिलेगा? तब देखने को मिलेगा जब कंडीशन क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के। भाई ये बात आपको बहुत याद रखनी है। वेपर प्रेशर किस कंडीशन में हमको मिलता है, ये बात याद रखनी है। यानी ये जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं बेटा, इस टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आप इस टाइम पे देखो तो लिक्विड से वेपर बन रहे हैं। तो लिक्विड से जब वेपर बनते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन या इवापोरेशन। तो बेटा याद रखना, वेपर प्रेशर हमें कब देखने को मिलेगा, कंडीशन क्या है? पहली चीज़ तो उसका वेपर बनना चाहिए, यानी कि इवापोरेशन होना चाहिए। तो याद रखना बेटा, कंडीशन क्या होती है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन, जितने वेपर बने, वेपर बन गए। अब वो वेपर वापस से लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, और जब प्रेशर लगाएंगे तो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पानी से वेपर बन रहे हैं, और वेपर बनने के बाद वो वापस से इस पानी में डिजोल्व हो जा रहे हैं, यानी वेपर से वापस से पानी बन रहा है ना, तभी तो वेपर प्रेशर मिल रहा है। ध्यान से सुनो, सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए, यानी इवापोरेशन हुआ, और बेटा वापस से जब ये प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, तो ये वापस से लिक्विड में चले जाएंगे, यानी लिक्विड बन जाएंगे। तो रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाएगा बेटा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन मतलब जब वेपर वापस से लिक्विड बनता है बेटा, यानी गैसेस वापस से लिक्विड बनती है, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो याद रखना, वेपर प्रेशर हमको कब देखने को मिलता है, जब रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाती है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तब वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। अब वेपर प्रेशर क्या है, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर बनाते हैं, वो वेपर लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं दी प्रेशर जो वेपर लगाता है लिक्विड के सरफेस पे, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एनओटी नोट डाल करके, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी, जो अनस्टेबल हैं उनको एनर्जी मिल गई, आपने टेम्परेचर बढ़ाया उनको एनर्जी मिल गई, वो खटाक से वेपर बनाएंगे। जैसे वेपर बनेंगे तो जितने ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, नहीं वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर एक बात पे डिपेंड करता है, वह टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो आपको सीधा याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। कोई गैसेस हैं, जैसे मान लो कि पानी है, अब ये जो सरफेस पे इसके जो मॉलिक्यूल हैं, अगर इनके बीच में जैसे मान लो HOH H2O है, अगर मान लो पानी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, यानी इनके मॉलिक्यूल के सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो बेटा इसके वेपर कम बनेंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो अचानक भाई आराम से वेपर बना देंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो वेपर भैया कम बनेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो आपका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है ना। लिक्विड की सरफेस पे भाई, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल बैठे हैं, मान लो ये बहुत स्ट्रांग है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, मान लो CAB है। अब ये बहुत स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनके बीच में, तो जल्दी अपना वेपर ये बनाएंगे ही नहीं। और जब वेपर ही नहीं बनाएंगे तो वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर नहीं लगाएगा, तो वेपर प्रेशर ही नहीं आएगा। यानी कि वेपर प्रेशर भाई साहब, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। ठीक है भाई,
ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ, एक चीज़ होती है बेटा जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आप उसे भी समझ लो कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है ना। आपने सुना होगा कि यहाँ धरती पर प्लेन सरफेस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल जाती है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है। क्या है बेटा? कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भर दिया। जी सर, लिक्विड भर दिया। अब बेटा इसको मैंने टेम्परेचर देना चालू किया, टेम्परेचर देना चालू किया, टेम्परेचर देना चालू किया। जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो ये मान लो क्लोज है, तो इसके कुछ वेपर बनेंगे और वेपर बनने के बाद ये लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। अब बेटा एक बात बताओ, वेपर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब सुनो, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है? जब हमारा जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है, यानी जो लिक्विड के वेपर बने, इनका जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, जब ये बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हो जाता है? उस पॉइंट को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं उससे क्या होगा? इस लिक्विड के वेपर बनेंगे। लिक्विड के वेपर बनेंगे तो कुछ ना कुछ इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो प्रेशर लगाएंगे, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर प्रेशर, यानी जब जितना इतना टेम्परेचर दूं, इतना टेम्परेचर दूं कि उसका वेपर प्रेशर इतना हो जाए ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, एक सेकंड। उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पक्की बात है, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब बेटा अपना टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो लिक्विड इतना वेपर बना लेती है कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इतने टेम्परेचर पे जो हमारी लिक्विड होती है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब इतना वेपर प्रेशर कर दें लिक्विड का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर ले जाएंगे। हमारी नॉर्मल चीज़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना वेपर प्रेशर हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तुम सोचो, अगर ये लिक्विड होता और लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, मतलब इसके जो सरफेस में मॉलिक्यूल है ना, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, CAB, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। तो बेटा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उसके वेपर कम बनेंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो भाई हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट कब मिलती है? बॉइलिंग पॉइंट तब मिलती है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाए बेटा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब इस केस में तुम सोचो, अगर ये जो हमारी लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है CAB, मान लो कोई लिक्विड है, इनके बीच में IMF जो है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या? इसके वेपर प्रेशर कम बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉयल करने लगे तो हमें खूब टेम्परेचर देना पड़ेगा, खूब टेम्परेचर। यानी पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर होता था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता था, पर क्योंकि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं करना पड़ेगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि पहले बेटा वेपर प्रेशर आसानी से बन जाते थे, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी सरफेस, लिक्विड के सरफेस में, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो ये बात याद रखनी है, इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको अगर मैं साफ साफ बताऊं तो क्वेश्चन पर्पज के लिए, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अगर ज़्यादा हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस वेपर को बनवाने के लिए। पक्की बात है भाई? पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जी सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, ये बात आपको याद रखनी है। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और द सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें गलत करते हैं, इसके ऊपर नीट ने भी कई बार सवाल पूछा है भाई। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब अगर मैं 5 ग्राम पानी लूं एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और मैं यहाँ पे
10 ग्राम पानी लूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो बेटा इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी के, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, टेम्परेचर के। जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे, है ना, और लिक्विड को चेंज नहीं करोगे, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, भाई मान लो ये पानी है, ये क्या है बेटा, पानी है। तो अगर ये पानी है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पानी है तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वही यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों पानी है। पक्की बात। अब बेटा टी टेम्परेचर अगर यहाँ पे है तो टी टेम्परेचर यहाँ पे है, यानी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है और इनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या है, सेम है, तो बेटा चाहे आप 10 ग्राम पानी लो, यहाँ पे पानी 10 ग्राम है और यहाँ पे पानी 5 ग्राम है, तो अगर यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का भी प्रेशर ये होगा। अगर इसको मैं बोल दूँ A, इसको बोल दूँ B, तो PA इक्वल टू PB, यानी जो प्रेशर A का होगा वही प्रेशर B का होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B, है ना। तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कितना पानी तुमने लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कंडीशन क्या है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, वॉल्यूम पे, साइज शेप पे उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, मैंने आपको बताया है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। वेपर प्रेशर केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखो, एक टेम्परेचर पे और एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, बस। आप साइज से वॉल्यूम पे इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको पता है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं बेटा, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं आपके वोलाटाइल सब्सटेंस, एक होते हैं आपके नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस दो होते हैं, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। क्या होते हैं बेटा, नॉन वोलाटाइल। तो जिसके वेपर बनते हैं उसको बोलते हैं वोलाटाइल, जिसके वेपर बनते हैं, यानी इफ वेपर फॉर्म्स, तो उसे क्या बोलेंगे, ये सब्सटेंस हमारा वोलाटाइल है। अगर वेपर नहीं बनते हैं, इफ वेपर डज नॉट फॉर्म, यानी उसके वेपर ना बने, जैसे पानी वोलाटाइल सब्सटेंस है क्योंकि इसके वेपर बनते हैं। अगर वेपर नहीं बने, इफ वेपर डज नॉट फॉर्म, अगर वेपर ना बने, तो बेटा उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे नॉन वोलाटाइल, कि भैया वो वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल वही होता है जिसके वेपर बनते हैं, जिसके वेपर नहीं बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। तो आपको बात याद रखनी है, वोलाटाइल सब्सटेंस हैविंग हायर वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। भाई जिसके वेपर बनेंगे उसी का तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वोलाटाइल सब्सटेंस है तो उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी, तो उसके वेपर बनेंगे, है ना। नॉन वोलाटाइल के वेपर ही नहीं बनेंगे, पक्की बात है। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया इन द कंटेनर। हाँ, ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, ये दोबारा से आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, बिल्कुल भाई, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। इट डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी गलत है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सरफेस एरिया, गलत बात है। वेपर प्रेशर बेटा, पहली चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दूसरी चीज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो ही चीज़ों पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक बेटा टेम्परेचर। ठीक है भाई, बोलो मेरी बात समझ में आई, पक्की बात है ना। तो देखो यार, ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मुझे पता है कि अभी तुम उस उम्र में हो जहाँ पे तुम्हारे सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, तुम्हें हर बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता होगा, खुद को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स पुट ऑफ करने होते होंगे, बहुत मेहनत करके तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है यार, टाइम बहुत कम है, इस चीज़ का याद रखना। हम लोगों में क्या होता है ना, हम लोग हमेशा सोचते हैं हमारे पास टाइम बहुत है, हम लोगों के मन में हमेशा आता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर टाइम नहीं है बेटा। जो करना है ना, आप जल्दी करो, प्लीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, जो भी करना है आपको अपने जीवन में आप जल्दी करो, क्योंकि समय बहुत कम है। आज बेटा मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं BMW ऑडी खरीद लूँ, पर बेटा मेरे बाबा नहीं है ना, तो अपने बाबा को ऑडी में नहीं घुमा पाऊँगा। आज आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके आसपास लोग हैं, आपके पास सब कुछ है बेटा, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए लोग होते हैं। आपको जो करना है प्लीज़ जल्दी करो, कि समय के बारे में कुछ नहीं पता। आप सोचते हो कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा तब ये करूंगा, भाई मैं कल को ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी सब खरीद डालूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं करोड़ों रुपए कमाऊँ, मैं 2-4 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाऊँ, मेरी 10-20 कंपनियाँ हों, पर क्या मैं अपने बाबा जी को सुख दे पाऊँगा? अब उस दुनिया में नहीं है।
मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं उनको सुख दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा। तो बेटा आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, जो करना है आप जल्दी करो। इंसान बहुत लिमिटेड होते हैं भाई, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। मृत्यु एक बड़ा सच है, ये सबका सच है ना। और किसी इंसान की कीमत तब समझ में आती है जो हमारे साथ नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति की कीमत तब हमें समझ में आती है जो हमारे पास नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जो करना है आप जल्दी करो, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, मोटिवेट रहो, अपने ड्रीम्स के लिए भाई आगे बढ़ते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।